हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ा दिया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला पार्ट में जो पढ़ाया गया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब केमिस्ट्री का डर होगा ख़त्म, अर्थात कि सही समझें, सभी कॉन्सेप्ट समझें बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको याद दिला दें कि जो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। एक बोले थे कि एक पदार्थ है और दूसरा ऊर्जा है, ऊर्जा है। ठीक है। तो ये जो ऊर्जा चैप्टर है ये फिजिक्स से संबंधित है, ये फिजिक्स से संबंधित है। तो ऊर्जा को आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा डिटेल से। और ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ये पदार्थ आता है, अर्थात ये जो मैटर है, मैटर यानी कि पदार्थ, पदार्थ को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इसका डिटेल जितना भी हो सकता है उतना हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये रहा पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो आपके सामने है कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है ये आप लोग समझिए। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है वो भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ को दो भाग में आगे बांटा गया, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और भौतिक वर्गीकरण के तहत पदार्थ को जो है वो तीन भाग में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं और गैस को गैस ही बोलते हैं। ठीक है। और ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी दो है जो चौथी और पांचवी अवस्था है पदार्थ की, उसको हम भी आगे देखेंगे। लेकिन मुख्यतः अगर बोला जाए तो भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस के रूप में ही बांटा गया है। तो ठोस, द्रव, गैस ये तीनों आया। तो ये तीनों को हम डिटेल्स से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो पहला में ठोस किसे कहते हैं, यानी ठोस के बारे में। ठोस, तो ठोस का जो है वो आयतन और आकार देखा जाता है। दोनों ठोस, द्रव, गैस का आयतन और आकार के बारे में पढ़ा जाता है। तो ठोस का जो आयतन है, आयतन और आकार, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित। आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित। ठीक है। आप समझिए ठोस का सबसे एग्जाम्पल से आप समझिएगा इसको। इसका एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले लीजिए जिसका आयतन और आकार निश्चित हो। जैसे आपका पत्थर ले लीजिए, पत्थर आप ले सकते हैं, कोयला ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं। पत्थर कोयला से ही आप काम चलाइए। पत्थर और कोयला, पत्थर एक ठोस पदार्थ है तो पत्थर जो है उसका आयतन भी निश्चित होगा और आकार भी निश्चित होगा। ये नहीं है कि किसी और जगह जाएगा तो उसका आयतन बदल जाएगा या उसका आकार बदल जाएगा, नहीं। पत्थर कहीं भी रहेगा तो उसका आयतन और आकार जो है वो निश्चित ही रहेगा। उसी प्रकार कोयला है, यानी कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ये बेसिक सी जानकारी है, उम्मीद है आपको ये सब आता होगा। उसके बाद द्रव के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि द्रव क्या है। ठोस हो गया, अब द्रव के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि द्रव क्या है। तो द्रव का जो आयतन है, द्रव का जो आयतन और आकार दोनों के बारे में समझते हैं। आयतन और आकार दोनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इसका आयतन और आकार क्या होता है।
तो द्रव का जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, बल्कि आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझें। द्रव के बारे में जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, पानी ले लीजिए, पानी, दूध, पानी, दूध, और भी जैसे तेल ले लीजिए, तेल, जो भी लिक्विड है, पानी, दूध, तेल, ईटीसी आप ले सकते हैं, ईटीसी। तो पानी से समझिए आप, पानी से अगर आप समझिएगा तो पानी का आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। अर्थात द्रव पदार्थ वैसा पदार्थ है जब वो किसी पात्र में जाता है अर्थात बर्तन में जाता है तो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी कि अगर आप पानी को किसी गिलास में रखेंगे या दूसरी आकार वाले बर्तन में रखेंगे तो गिलास में जाएगा तो गिलास का आकृति धारण कर लेगा, और अगर आप किसी थाली में लेते हैं तो थाली जैसा आकार ग्रहण कर लेगा। अर्थात आकार जो है उसका निश्चित नहीं है, यानी को बदल रहा है, यानी परिवर्तनशील है, लेकिन आयतन निश्चित है। अगर 1 लीटर पानी है तो गिलास में डालिएगा तो 1 ही लीटर होगा, अगर आप किसी भी पात्र में डालते हैं तो 1 ही लीटर होगा। अर्थात आयतन जो है वो द्रव का वो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, इसी प्रकार ठोस हो गया, द्रव हो गया। अब गैस के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि गैस क्या है। गैस के बारे में समझें कि गैस का आयतन और आकार क्या होता है। आयतन और आकार, आयतन और आकार, ठीक है। तो गैस का आयतन और आकार, गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है अर्थात परिवर्तनशील। यहाँ पे आप सबसे अच्छी जो शब्द है वहाँ पे ये होगा कि परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, और इसका आकार भी परिवर्तनशील, ठीक है। गैस का आयतन भी परिवर्तनशील होता है, आकार भी परिवर्तनशील होता है, ठीक है। अर्थात गैस में आप कुछ भी ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, आपके घर में एलपीजी गैस होगा, गैस सिलेंडर वाला, सीएनजी गैस होता है, जितने भी गैस हैं, या मीथेन एक होता है, मार्स गैस जिसको बोलते हैं, मार्स गैस, इसका CH4 को बोलते हैं मार्स गैस, ठीक है। तो जितने भी गैस हैं, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, मार्स गैस है, इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील है। अर्थात एक किसी पात्र में जाएगा तो उसके आयतन को भी परिवर्तन कर देगा, उसका आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात गैस जो है उसका, गैस एक ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस सब को ले सकते हैं। तो ठोस द्रव गैस को आप देख लिए, ठोस द्रव गैस के बारे में। अब ठोस द्रव गैस के बारे में थोड़ा सा और समझें। देखिए ठोस द्रव गैस, देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं यहाँ पे बताया गया है, पदार्थ की अवस्थाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था को देखिए, ये ठोस अवस्था का जो फिगर है वो इसके अणु जो हैं वो सटे सटे हैं, बिल्कुल पास पास में हैं। द्रव जो है, जो थोड़ा ठोस के मुताबिक द्रव में जो अणु हैं वो थोड़े से हटे हटे हैं, अर्थात इससे थोड़ा सा स्थान इसमें ज़्यादा फैला हुआ है, और गैस में द्रव के मुताबिक भी सबसे ज़्यादा, अर्थात आप फिगर से भी समझ सकते हैं। और इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जो इस प्रकार है, जैसे देखिए, जैसे इसमें है कि ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण होता है, जो भी गुण होता है उसके बारे में समझिए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो आप खुद से इस फिगर को देख करके समझ सकते हैं कि गतिज ऊर्जा किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो गतिज ऊर्जा जिसमें ज़्यादा स्थान होगा वही ना सबसे ज़्यादा गति करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्थान किस में खाली है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्थान खाली है गैस में। देखिए ठोस में तो समझिए कि बिल्कुल ई तीनों के मुताबिक बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो गैस में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस है गतिज ऊर्जा होगा वो किस में होगा, वो गैस में होगा। उसके बाद किस में सबसे ज़्यादा खाली जगह है जिसमें ज़्यादा गति हो सके, तो द्रव। तो गैस के बाद क्या होगा, द्रव। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, तो ठोस, ठीक है। तो
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप गतिज ऊर्जा को समझ गए होंगे। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। गतिज ऊर्जा कहने का मतलब जिसमें गति हो, तो गति उसी में होगा जिसमें सबसे ज़्यादा स्थान रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्थान गैस में है, तो गैस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। अब आता है घनत्व। घनत्व सबसे ज़्यादा किस में होगा? अगर आप घनत्व के बारे में समझें तो घनत्व किस में सबसे ज़्यादा होगा? घनत्व जो सबसे ज़्यादा घनत्व का मतलब कि एकदम जिसमें सबसे कम जगह हो, समझ गए? तो घनत्व किस में सबसे ज़्यादा होगा? तो ठोस में। देखिए ये जो ठोस है, ये ठोस में, ठोस के देखिए कितने अणु जो है वो सटे सटे हैं। उसके बाद द्रव इससे हटे हटे हैं और गैस सबसे ज़्यादा हटे हटे हैं। तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है यानी सबसे ज़्यादा किस में सबसे कम स्थान है? तो सबसे कम स्थान है किस में? तो ठोस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाएगा ठोस में। ठोस, उसके बाद किस में हो जाएगा? आप खुद से बताइए। द्रव में। उसके बाद किस में हो जाएगा? तो गैस में। ठीक है, तो घनत्व के बारे में भी आप समझ गए। अब है तीसरा कि अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल, आप समझिए। अंतर यानी कि अंदर, आणविक आकर्षण बल, आकर्षण करने का मतलब खींचने वाला बल। तो जो सबसे ज़्यादा पास में रहेगा वही ना सबसे ज़्यादा आकर्षण करेगा। आकर्षण मतलब होता है खिंचाव, इसका मतलब होता है खिंचाव। तो सबसे ज़्यादा खिंचाव वही ना करेगा जिसके अणु सबसे सटे सटे होंगे, तो वही ना सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगा। तो ठोस और द्रव और गैस में आप देखिए, ठोस और द्रव और गैस में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में लगेगा? तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि ठोस में, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, गैस में। तो अंतर आणविक आकर्षण बल जो है जो सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। अब आते हैं अगले पर, अंतर आणविक स्थान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर आणविक आकर्षण बल बोला था और यहाँ पे बोल रहा है कि अंतर आणविक स्थान। तब अब हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे कि किसमें स्थान सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि गैस में जो है जो स्थान सबसे ज़्यादा है, गैस में जो है स्थान जो है सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में है, उसके बाद ठोस में है। तो सबसे ज़्यादा अंतर आणविक स्थान किस में होगा? तो सबसे ज़्यादा अंतर आणविक स्थान जो होगा वो गैस का होगा। उसके बाद किसका होगा? तो द्रव का होगा। उसके बाद किसका होगा? तो ठोस का होगा। ठीक, अब चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। विसरण। विसरण जो है, विसरण सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो सबसे पहले आप विसरण के बारे में समझे कि विसरण है क्या। उसके बाद यहाँ पे प्रत्यास्था भी है, ठीक है, यहाँ पे संपीड्यता भी है। तो इन तीनों के बारे में आप समझें, थोड़ा सा समझिएगा तब ये समझ में आएगा कि ये वर्ड कहना क्या चाह रहा है, इसका अर्थ क्या होता है। तो विसरण जो है, विसरण जो है वो गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। अर्थात इसका सबसे सीधा सा पॉइंट है कि आप गैस है वो गैस में ही मिल जाता है, तो सबसे स्पीड में जो मिलता है उसी को विसरण कहते हैं। तो सबसे स्पीड में जो मिलेगा, सबसे जल्दी मिलेगा, वो कौन मिलेगा? आप ही बताइए, गैस मिलेगा या द्रव मिलेगा या ठोस मिलेगा? तो सबसे जल्दी मिलेगा तो वो गैस मिलेगा। तो विसरण में हो जाएगा सबसे ज़्यादा गैस, उसके बाद क्या होगा? द्रव, उसके बाद क्या होगा? ठोस। ठीक है, तो गैस का गैसों में मिलना ही विसरण कहलाता है और विसरण सबसे अधिक गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। ठीक है, अब प्रत्यास्था चलते हैं। प्रत्यास्था आप समझिए, प्रत्यास्था को, प्रत्यास्था के अगर परिभाषा समझे तो वैसे समझे कि ये वैसा पदार्थ है जो बल का विरोध करता है। अर्थात अगर इस पे कोई बल लगाया जाता है, अर्थात प्रत्यास्था जो भी पदार्थ होगा, अर्थात प्रत्यास्था पे जो भी बल लगाएगा, तो प्रत्यास्था एक ऐसी पदार्थ है जो उस बल का विरोध करेगा, अर्थात इसके लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन का विरोध करेगा। अगर आप इसके लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन का विरोध बदलना चाहते हैं तो प्रत्यास्था एक ऐसी चीज है जो उस बल का विरोध करेगा। अर्थात सबसे आसान भाषा में अगर आप कहें तो प्रत्यास्था का मतलब आप एक लाइन में समझे कि ये कठोरता। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कठोरता किस में होगा? अब आप देख करके फिगर को समझिएगा कि सबसे ज़्यादा कठोर कौन होगा। सबसे ज़्यादा उस जिसमें बल होगा वो सबसे ज़्यादा कठोर होगा। तो सबसे ज़्यादा बल जो है
आप समझ सकते हैं कि ठोस में है, फिर द्रव में है, फिर गैस में है। तो इस प्रकार प्रत्यास्था सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो ठोस में होगा। ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। फिर है संपीड्यता। अब संपीड्यता का अर्थ समझिए कि संपीड्यता है क्या। तो संपीड्यता जो है, द्रव और गैसीय पदार्थ के बीच, हम बोले जो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द्रव और गैसीय पदार्थ यानी कि द्रव पदार्थ और एगो गैसीय पदार्थ के बीच में जो खाली स्थान होता है जिसमें हवा भरा होता है, जिससे दबाया जा सके, उसी को संपीड्यता कहते हैं। फिर से समझें कि द्रव और गैसीय पदार्थ के बीच जो खाली स्थान होता है जिसमें हवा भरा होता है, जिसे हम दबा सकते हैं, उसी को संपीड्यता कहते हैं। तो आप सोच समझ के बताइए कि यहाँ पे तो कहने का मतलब है कि परिभाषा में ही हम बोल दिए कि द्रव और गैसीय पदार्थ के बीच तो सबसे ज़्यादा खाली स्थान किस में होगा। तो खाली स्थान के बारे में आप समझे थे कि सबसे ज़्यादा खाली स्थान जो है गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। ठीक है, तो इस प्रकार संपीड्यता का मतलब आप समझ गए। संपीड्यता का मतलब वही जो पदार्थ के बीच में जो खाली स्थान होता है जिसमें हवा भरा होता है, उसी को संपीड्यता कहते हैं। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा खाली स्थान किस में होगा? तो गैस में। तो संपीड्यता सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो गैस में होगा। उसके बाद किस में होगा? तो द्रव में होगा। उसके बाद किस में होगा? तो ठोस में होगा। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस जो है वो पदार्थ की तीन अवस्था है जो मुख्यतः है ठोस, द्रव, गैस। लेकिन ठोस, द्रव, गैस ये प्रथम अवस्था है ठोस, ये द्वितीय अवस्था द्रव और तृतीय अवस्था गैसीय। लेकिन पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं जो आपको जान लेना आवश्यक है। जैसे पदार्थ की तीन अवस्थाएं के बारे में आप जान चुके हैं, चलिए चौथी अवस्था के बारे में हम लोग समझते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बारे में जितनी भी बातें होंगी मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में जो पहला पॉइंट होगा, सबसे पहले तो ठोस, द्रव, गैस का हम लोग आयतन और आकार के बारे में समझे, तो इसका भी आयतन और आकार के बारे में समझेंगे कि इसका आयतन इसका क्या होगा। आप खुद सोच समझ के देखिए। ये एक तरह से गैस है, ठीक है, जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। तो इसका आयतन भी अनिश्चित होगा, अनिश्चित, ठीक है, और इसका आकार भी जो है वो अनिश्चित होगा, अनिश्चित। इतना आप याद रखें प्लाज्मा के बारे में कि इसका आयतन भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में और थोड़ा समझिए। प्लाज्मा का जो खोज किए थे, अर्थात प्लाज्मा का जो पहचान किए थे, उनका नाम क्या था? तो प्लाज्मा का पहचान किए थे सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स जो 1879 ईस्वी में किए थे, 1879। ठीक है, तो पहचान सर विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया और इसका जो नामकरण किया गया था कि प्लाज्मा नाम किसने दिया? तो नामकरण खोजा किन्हीं और ने और नामकरण किसी और ने किया था। तो नामकरण किसने किया? तो इरविंग लैंगम्यूलर। इरविंग लैंगम्यूलर। ठीक है, तो आप प्लाज्मा के बारे में समझें कि प्लाज्मा का आयतन आकार अनिश्चित होता है। प्लाज्मा का आयतन और आकार अनिश्चित होता है। इसकी पहचान सर विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया जो 1879 में किए थे। इसका नामकरण इरविंग लैंगम्यूलर के द्वारा किया गया। ठीक है, और प्लाज्मा का जो तापमान है, प्लाज्मा का तापमान लगभग में 20,000 डिग्री सेल्सियस, लगभग में अगर आप बोलें तो जो प्लाज्मा का जो तापमान है वो लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और प्लाज्मा के ही कारण सूर्य और तारों की ऊष्मा होती है।
सूर्य और तारों की ऊष्मा, सूर्य और तारों की ऊष्मा किसके कारण होती है? तो प्लाज्मा के कारण होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में जो जितने भी पॉइंट है आपको याद रखने चाहिए। प्लाज्मा, सबसे पहली बात कि ये प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। प्लाज्मा का पहचान सर विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया 1879 में। नामकरण इरविंग लैंगम्यूलर के द्वारा किया गया। तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस, और प्लाज्मा ही है जिसके कारण सूर्य और तारों में ऊष्मा होती है। सूर्य और तारों की जो ऊष्मा है वो किसके द्वारा है? तो प्लाज्मा के द्वारा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्लाज्मा से संबंधित जितनी भी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैंने बताया कि पदार्थ की एक और अवस्था है, ये तो चौथी हो गई, एक और अवस्था है पदार्थ की पांचवी अवस्था। तो चलिए पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था, सॉरी पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है इसका खोज जो है वो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया है। सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया है। इन्हीं के नाम पे इस पार्टिकल का नाम पड़ा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा की गई है। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आप एक बार फिर से समझिए कि सबसे पहले हम लोग समझें कि पदार्थ की तीन अवस्था मुख्यतः, अगर हाँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो पदार्थ है वो भौतिक वर्गीकरण में कितने रूप में मुख्यतः बांटा गया है, अगर मुख्यतः बोले आपसे, अगर सवाल में मुख्यतः पूछे तो वो तीन ही है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर टोटल पूछे तो पदार्थ की कितनी अवस्था है? तो 5 अवस्था है। ठीक है, कौन कौन? पदार्थ की पांच अवस्था कौन कौन है? पहला जो है ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो आपको पांचों अवस्था के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। गतिज ऊर्जा, घनत्व, ये जो ठोस, द्रव, गैस के कुछ समान गुण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे आप याद कर लेंगे। याद करने का से अच्छा है कि आप इसको मतलब समझ के याद करें कि गतिज ऊर्जा किस में सबसे ज़्यादा होगा भाई। तो आप ये जो फिगर है इससे आप समझ सकते हैं, फिगर से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम फिगर लेकर के आए हैं इसका। और ये जो प्लाज्मा है इसके बारे में आप एक और बात ध्यान में रख सकते हैं कि ये आयनीकृत है। आयनीकृत, ये क्या है? ये आयनीकृत है। ये आयनीकृत है। ठीक है, आयनीकृत कहने का मतलब उसमें देखिए ठोस, द्रव, गैस में ये जो छोटे छोटे हैं वो अणु थे, लेकिन इसमें अणु के बजाय आयनीकृत में जो इसका जो फिगर होगा प्लाज्मा का, उसमें प्लस और माइनस आ जाता है, अर्थात घन आयन और ऋण आयन, यानी आयन आ जाता है। इसीलिए इसको हम लोग आयनीकृत बोल सकते हैं कि प्लाज्मा एक आयनीकृत पदार्थ भी है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, तो समझते हैं तत्व के बारे में। तो तत्व क्या है? अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में समझो, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। तो हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में समझते हैं। तत्व, तो चलिए हम लोग सबसे पहले तत्व के बारे में समझते हैं। तत्व क्या है? ठीक है, फिर इसके बारे में समझते हैं कि यौगिक भी क्या है। तीनों को एक साथ ही समझ लेते हैं।
यौगिक, यौगिक, तत्व यौगिक, और एक और है मिश्रण। तत्व यौगिक और मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तत्व के बारे में बोला जाता है कि तत्व वह पदार्थ है जिसको, मतलब तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। तत्व यौगिक और मिश्रण को समझाने से पहले मैं प्रथम फिगर की ओर आता हूँ जो सबसे पहले आया था। देखिए, जैसे ये जो पदार्थ का वर्गीकरण है, ये भौतिक वर्गीकरण जो किया गया था, भौतिक वर्गीकरण, उसके अनुसार ठोस, द्रव और गैस में बांटा। और ये जो रासायनिक वर्गीकरण की, ये तो भौतिक वर्गीकरण है, ये रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भाग में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व आता है, यौगिक आता है, और मिश्रण में समांग और विसमांग आता है। ठीक है, तो हम सबको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक में शुद्ध पदार्थ आया, और शुद्ध पदार्थ में तत्व आया, तो तत्व के बारे में हम लोग समझेंगे, यौगिक के बारे में समझेंगे, और मिश्रण के बारे में समझेंगे, एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में समझते हैं। तत्व क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। जैसा कि हमने समझा कि शुद्ध पदार्थ में दो चीज़ आता है, एक तत्व आता है और एक यौगिक आता है। ठीक है, और ये मिश्रण जो है वह शुद्ध पदार्थ में आता है। तो शुद्ध पदार्थ कहने का मतलब, तत्व के बारे में अगर हम बोलें तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, मतलब किसी भी विधि द्वारा आप इसको अलग गुण वाले तत्व में आप नहीं बदल सकते हैं। अर्थात तत्व को आप किसी भी रूप में परिणत नहीं कर सकते, तत्व को किसी रूप में आप बदल नहीं सकते हैं। आप उसे तोड़ फोड़ किसी भी प्रक्रिया से आप तत्व को तत्व ही रहने देंगे, अर्थात किसी और के, जैसे मान लीजिए कि तत्व है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। ठीक है, तो आप मैग्नीशियम को चाहे कुछ भी कर लीजिए, किसी भी प्रक्रिया द्वारा आप इसको सोडियम जैसा नहीं बना सकते, और सोडियम को किसी भी तरह से आप मैग्नीशियम नहीं बना सकते। यही कहने का मतलब है कि तत्व किसी रूप में परिणत नहीं हो सकता किसी भी विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक किसी भी विधि द्वारा। और तत्व के बारे में और समझे कि तत्व का जो सबसे पहले, मतलब नामकरण किसने किया? तत्व का नामकरण किस वैज्ञानिक ने पहले किया? नामकरण। तो तत्व का जो नामकरण किए थे उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल्स। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल्स। तत्व का सबसे पहले नामकरण किसने किया? तो रॉबर्ट बॉयल्स। ठीक है, हाँ। तत्व के बारे में आप एक चीज और समझें कि तत्व जो है वो अकेले सूत्र होता है। इसका जो होता है तत्व का अकेले सूत्र होता है, अकेले सूत्र। यौगिक का एक सूत्र नहीं होगा, एक या उससे अधिक, एक या एक से अधिक। ठीक है, एक या एक से अधिक सूत्र होता है, जैसे H2O। ठीक है, ये एक से अधिक हो गया यौगिक, अणु हो गया इसमें। और जैसे आप ले लिए CO2। ठीक है, इसका एक सूत्र होगा ही नहीं, इसमें जरूर दो परमाणु मिले होंगे। इसमें देखिए हाइड्रोजन मिला हुआ है, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो इस प्रकार ये यौगिक है। H2O एक यौगिक है, CO2 भी एक यौगिक है, और Mg और Na, कहने का मतलब मैग्नीशियम और जो सोडियम है ये अकेले है। इस प्रकार ये तत्व है। तो तत्व का अकेले सूत्र होता है, यौगिक का एक या एक से अधिक सूत्र होता है, लेकिन मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता। जैसे मिश्रण को आप ले लीजिए, नमक प्लस चीनी का आप घोल बनाइए, नमक प्लस चीनी का घोल। ठीक है, नमक चीनी, या इसमें एक और ऐड कर लीजिए कि पानी।
पानी प्लस नमक प्लस चीनी का घोल, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये शरबत है, शरबत। अब आप समझे कि ये मिश्रण का सूत्र क्यों नहीं होता है। जैसे मिश्रण में, मिश्रण किसको बोलेंगे, जो एक या एक से अधिक पदार्थ को एक जगह मिलाया जाए। तो इसमें पानी मिला दिए, नमक मिला दिए और चीनी का घोल मिला दिए, ठीक है। तो पानी का तो सूत्र होता है, नमक का तो सूत्र होता है और चीनी का भी सूत्र होता है, लेकिन अगर इसको मिला दिए तो ये शरबत बन गया। तो शरबत का कोई सूत्र नहीं होता। तो शरबत इस प्रकार मिश्रण है, ठीक है। तो शरबत का कोई सूत्र नहीं होता क्योंकि ये मिश्रण है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, 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 ठीक है। इस प्रकार मिश्रण में आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एक शरबत हो गया, और आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे वायु हो गया, गैस हो गया। वायु का कोई सूत्र नहीं होता, गैस का भी कोई सूत्र नहीं होता। अगर आप कहिएगा कि हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का तो सूत्र होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे सिर्फ गैस बोला जा रहा है, किसी स्पेसिफिक गैस के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो गैस जो है उसका सूत्र नहीं होता। अगर कोई बोल दे स्पेसिफिक कि हाँ हाइड्रोजन गैस का सूत्र बताइए, तो आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है। लेकिन अगर सिर्फ गैस बोला जाए तो गैस का कोई सूत्र नहीं होता, अर्थात मिश्रण का जो है वो कोई सूत्र नहीं होता है। यौगिक का एक से अधिक सूत्र होता है, तत्व जो है उसका सिर्फ एक ही सूत्र होता है, सिर्फ एक ही सूत्र होता है, अकेले सूत्र होता। इसका एक से अधिक सूत्र होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता। तत्व का जो नामकरण किए थे वो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किए थे, ठीक है। तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में आप समझ चुके हैं। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट से बढ़ने की ओर फिर चलते हैं हम प्रथम फिगर की ओर, जो इस प्रकार है। हम लोग शुद्ध पदार्थ में तत्व, यौगिक और मिश्रण को समझा, और यहाँ पे है समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। तो हम लोग इस समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण को यहीं पे समझ लेते हैं। समांग मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, जैसे चीनी, नमक और क्या बोलते हैं पानी, जो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे। तो जब उसको मिलाइएगा तो जो मिश्रण तैयार होगा वो समांग मिश्रण होगा, अर्थात उसमें आप पहचान कर नहीं पाइएगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, देख करके आप नहीं पहचान पाइएगा। लेकिन विसमांग मिश्रण में आप, समांगी मिश्रण आप समझ गए, जिसमें समान रूप से सभी तत्व आपस में मिल जाए उसे समांग मिश्रण कहते हैं। और विसमांग जो है, जो समान रूप से ना मिले, जैसे रेत ले लीजिए, जैसे रेत कहने का मतलब बालू और पानी। रेत और पानी को अगर आप मिलाइएगा तो आप देख के बता दीजिएगा कि इसमें रेत और पानी अलग अलग है, अलग अलग दिखाई देगा, यानी कि वो समान रूप से नहीं मिल पाएगा, रेत और पानी समान रूप से नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार रेत और पानी का जो मिश्रण होगा वो विसमांग मिश्रण होगा, ठीक है। सिंपल भाषा में आप समझ लिए। अब मिश्रण भी समझ लिए, यौगिक भी आप समझ चुके हैं और तत्व भी समझ चुके हैं। अब तत्व भी तीन प्रकार के बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक तो आपको प्रथम वीडियो में ही बता दिया गया था। कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वही जिसमें कार्बन हो, जिसमें भी कार्बन हो, जैसे CO2 हो, C6H12O6 हो, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा। जिसमें भी कार्बन लगा रहेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन ना लगा रहे, जैसे अकार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल, अकार्बनिक यौगिक के NaCl, इसमें क्या कार्बन है, क्या हाइड्रोजन है, नहीं। तो Cl है, ना कि C सिर्फ अकेले है, C जो है वो L के साथ है, यानी कि NaCl। तो NaCl क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं धातु, अधातु और उपधातु के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। धातु, अब ठीक है, चलिए धातु और अधातु, धातु, अधातु और एक है उपधातु। उपधातु के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अधातु के बारे में समझेंगे और धातु के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो धातु के बारे में आप समझिए। धातु को पहचानने का नियम
वैसे तो धातु और अधातु जो है वो आपका एक चैप्टर ही है, तो धातु और अधातु चैप्टर में आपको डिटेल से चर्चा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे धातु को पहचानने का जो नियम है वो आपको सिंपल भाषा में अगर बताएं कि जिसके भी अंत में माँ लगा रहे, जिसके अंत में माँ लगा रहे, माँ लगा रहे, वो धातु है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने भी हैं ETC, अर्थात ये जरूरी नहीं है कि जिसमें माँ लगा रहा है वो मेटल ही हो, लेकिन अधिकतर में अपवाद इसका है, वो हम धातु और अधातु चैप्टर में फुल डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं कि धातु को आप कैसे पहचानेंगे कि ये तत्व धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो धातु को पहचानने का नियम है कि जिसके अंत में माँ लगा रहे, जैसे मैं आपको बताया कि Na यानी कि सोडियम लास्ट में माँ आ रहा है, के पोटेशियम अर्थात माँ आ रहा है लास्ट में, पोटेशियम माँ आ रहा है, सीजियम माँ आ रहा है, फ्रांसियम माँ आ रहा है, तो जिसके अंत में माँ लगा रहा है वो धातु होता है। ठीक है। आधातु, उसी प्रकार आधातु का पहचानने का आप नियम कोई होगा तो आधातु पहचानने का नियम है, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें ये समझ लीजिए कि जितने भी गैस हैं, सभी गैस जितने भी गैस हैं अर्थात सभी गैस आधातु है, सभी गैस जो है वो आधातु है। दूसरी बात अगर आप पहचानने का नियम बताएं, जैसे इसमें माँ जो ट्रिक के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें क्या है कि आप आधातु को आप कैसे पहचान पाइएगा, तो इंजन जिसके अंत में इन या जन, ठीक है, इन या जन लगा रहे, जैसे मैं आप एग्जाम्पल देंगे तब आप समझ पाइएगा। ठीक है। तो आधातु के एग्जाम्पल में आप जैसे प्रथम बार मैंने बताया कि सभी गैस जो भी है वो आधातु है। तो और दूसरा बताया कि जिसमें इन और जन लगा रहे, जैसे आप ले सकते हैं क्लोरीन आधातु है, ऑक्सीजन आधातु है। ठीक है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में क्लोरीन इन आ रहा है, क्लोरीन आप पढ़िए लास्ट में इन आएगा, ऑक्सीजन पढ़िए लास्ट में जन आएगा, जन है। तो जिसके लास्ट में आपको पढ़ने पर इन या जन का संबोध हो तो वो आधातु माना जाता है। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस सब के लास्ट में इन या जन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आधातु हो जाएगा। और जो सभी गैस है वो आधातु है। ठीक है। उसी प्रकार हम उपधातु की ओर चलते हैं कि उपधातु क्या है। तो उपधातु है, उपधातु का पहचानने का नियम मैं बताता हूँ आपको। जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं धातु को मेटल, और इसको बोलते हैं नॉन मेटल। इसीलिए बोलते हैं कि जो मेटल है ना, मेटल धातु को बोलते हैं। तो जिसके अंत में माँ लगा रहे वो मेटल है। ठीक है। जिसके अंत में माँ लगा रहा है वो मेटल, माँ से मेटल, और माँ जिसके अंत में माँ लगा रहा है वो मेटल। और आधातु को नॉन मेटल बोलते हैं। उपधातु को हम लोग बोलते हैं मेटालोइड्स। ठीक है। उपधातु आधुनिक अवसारी में मात्र 7 हैं संख्या, इसकी संख्या कितनी है तो 7 है। अगर आप सातों को याद रखना ही पड़ेगा, आप सातों को ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल कि उपधातु जो है वो कितने हैं, तो इसके उपधातु की संख्या 7 है। सातों कौन कौन है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रांसियम, ESB हो गया अर्थात इसको टीन बोलते हैं, और टेलुरियम और पोलोनियम। इसकी संख्या कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। उपधातु बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है। उपधातु की संख्या कितनी है, 7। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। धातु, आधातु और उपधातु क्या है। उपधातु जो है, उपधातु ऐसा है जिसमें धातु और आधातु दोनों का गुण पाया जाता है। धातु
प्लस अधातु, दोनों का गुण पाया जाता है इसमें। कौन किसमें? तो उपधातु में दोनों का गुण पाया जाता है। और उपधातु कितने कितने हैं? तो इसकी संख्या मात्र 7 है। ठीक है, आप समझें। अब यहाँ पे एक और चीज जो है परमाणुकता निकालने के लिए आता है। परमाणुकता, परमाणुकता के बारे में आप समझें, परमाणुकता है क्या। तो परमाणुकता, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में लेता हूँ, एक सेकेंड। एग्जाम्पल में मैंने लिया O3 ओजोन। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें कितने परमाणु हैं। O3 में कितने परमाणु हैं? तो O कितने हैं? 3, तो इसमें 3 परमाणु हो गए। अब उसी प्रकार H2O है, इसमें कितने परमाणु हैं? तो 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन के, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। लेकिन अगर इसी H2O में अगर पूछ दिया जाए इसमें, जैसे पहला बार मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जल का सूत्र है, H2O जल का सूत्र है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे। मैंने टोटल नहीं पूछा, मैंने पूछा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे। तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर दूसरी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जल के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे। तो ऑक्सीजन इसमें कितना है? 1, तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा? 1। अगर और ऐसे डायरेक्ट अगर ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाए, तो ओवरऑल पूछा जाए कि जल में कितने परमाणु हैं, तो आप 3 आंसर देंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछा जाए, जैसे कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2। जल के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए, और इसी प्रकार जैसे आप NH3 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे C6H12O6, जितना भी है आप इसका परमाणुकता यानी कि एटोमिसिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एटोमिसिटी कितना होगा, यानी परमाणुकता कितना होगा? तो 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो 3 1 4। ठीक है, इसमें आप जोड़िए 12 6 18 और 6 24, तो इसमें कितना हो जाएगा? 24। और इसी प्रकार आपको परमाणुकता भी बता दिया गया है। ठीक है, और एक और पॉइंट है, जैसे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट में ले चलता हूँ, आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें कि ठोस, द्रव और गैस यानी एक दूसरे में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस तरह का एरो लगा हुआ है कि ठोस जो है वो द्रव की ओर जा रहा है, यानी कि ठोस जब द्रव बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? जब ठोस जो है वो द्रव बन जाए, अर्थात ठोस है वो द्रव बन रहा है, यानी कि कोई, जैसे आप एग्जांपल लीजिए बर्फ और पानी का, यानी ठोस हो गया बर्फ और पानी हो गया द्रव। तो जब यानी कि बर्फ जो है वो द्रव बन रहा है, यानी कि गल रहा है, तभी तो वो द्रव बन रहा है, अर्थात जो बर्फ का टुकड़ा है वो पानी बन रहा है, तो अर्थ गल रहा है, अर्थात इसको बोलेंगे क्या? गलन, गलन। और इसको मेल्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, मेल्टिंग। ठीक है, और वही द्रव जो है वो ठोस बन रहा है, अर्थात पानी को आप फ्रीज में रखते हैं तो बर्फ का टुकड़ा बन जाता है, अर्थात वो ठोस बन जाता है, यानी कि वो जम जाता है। पानी जो है वो जम के ठोस बन जाता है। तो जब द्रव ठोस में बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? जमना, जमना। ठीक है, और जमना को इंग्लिश में क्या बताएंगे? तो फ्रीजिंग। ठीक है, उसी प्रकार अब आते हैं गैस और द्रव के बारे में, कि जब कोई द्रव है वो गैस बन रहा है, जैसे पानी है और गैस बनता है तो उसको बाष्पीकरण बोलते हैं ना, कि बाष्प बन के पानी जो है वो उड़ रहा है। तो द्रव जो है वो क्या हो रहा है? गैस में परिणत हो रहा है, अर्थात द्रव गैस में बदल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्रव है गैस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि बाष्प बन के उड़ रहा था, तो बाष्पीकरण हो रहा है, इसको बोलते हैं बाष्पन। इसको क्या बोलते हैं? बाष्पन। बाष्पन को इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और वही गैस जो है वो द्रव बन गया,
तो जब गैस को आपको द्रव में बदलना होगा तो आपको उस चीज़ को संघनित करना होगा, अर्थात संघनन। संघनन, संघनन, संघनन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। और ठोस जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, ठोस डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस जो है वो डायरेक्ट ठोस में बदल रहा है, गैस डायरेक्ट ठोस में बदलना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो जितने भी थ्योरी है वो आप समझ गए होंगे। आप इसको एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, और द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। और ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और गैस का सीधे ठोस रूप में बदल जाना निक्षेपण कहलाता है, अर्थात डिपोजिशन कहलाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन जो है ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने के लिए कुछ पदार्थ होता है, जैसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ आप उसको बोल सकते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसका एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो इसका एक ट्रिक है, अनेक आय से आप याद रखें। आ से हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? आ से अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ने से हो गया नेफ्थलीन। का से हो गया का से कपूर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऊर्ध्वपातित पदार्थ का उदाहरण है। और आ से हो गया आयोडीन। और ए से हो गया एंथ्रासीन। ठीक है। तो ऊर्ध्वपातित, जैसे देखिए आप फिर से समझिए, ठोस है वो डायरेक्ट गैस में बदल गया, तो ठोस को सीधे गैस में बदलना, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन जो पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता है उसको ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ निम्नलिखित में से ये सब होता है, जैसे आपको बताएं कि ये जो ट्रिक है वो याद रखें। अनेक आय, आ से हो गया अमोनियम क्लोराइड, ने से नेफ्थलीन, का से कपूर, और आ से आयोडीन, और एंथ्रासीन ए से, ठीक है। तो इसका शायद हो सकता है कि एक और वीडियो आए फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए ठीक है, आप फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग पदार्थ के बारे में आज जितना भी पदार्थ का जो वर्गीकरण था वो सब डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। जैसे भौतिक वर्गीकरण में ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ा, मिश्रण के बारे में पढ़ा, समांग विसमांग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, धातु अधातु उपधातु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, आप फिर से एक और वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।